नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने लोकतंत्र और सहिष्णुता के प्रतीक भारत की प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश की है। दरअसल अमेरिका की इस एजेंसी को यह खल रहा है कि 140 करोड़ लोगों की आबादी वाले इस देश में अलग अलग धर्मों का पालन करने वाले लोग आखिर एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे रहते हैं। वहीं भारत की जासूसी एजेंसी रॉ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की है। आयोग ने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार होता है। हालांकि इस रिपोर्ट पर भारत की ओर से कड़ा जवाब भी दिया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे एक सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने बताया कि यह पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट है। कुछ छिटपुट घटनाओं को इस रिपोर्ट में गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर भारत की शांति अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन संदेश साफ है कि इस तरह से देश को तोड़ने वाले विरोधी एजेंडे से एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने वाली है। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जामनी जी चर्चा में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है मिथिलेश जी आपका। और कुछ मेहमान भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसलिए मिथिलेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, जिस तरह से ये रिपोर्ट लाई गई है और विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि सोची समझी साजिश है भारत के खिलाफ, क्यों ये कदम उठाया गया, क्यों इस तरह से रिपोर्ट जारी की गई? क्योंकि एक मैसेज भी इस रिपोर्ट के जरिए गलत जा रहा है भारत को लेकर। देखिए, पिछले दिनों टैरिफ कम करने के लिए यूएस ने प्रेशर किया, ग्रो के जरिए प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की। और अब मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर धर्म के नाम पर भारत के ऊपर ये एक प्रेशर क्रिएट करने की स्ट्रेटेजी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस संस्था को सीरिया नहीं दिख रहा है, जो पूरी तरह मुस्लिम देश है, उसके क्या हालात है। पाकिस्तान नहीं दिख रहा है, उसके क्या हालात हैं। अफगानिस्तान नहीं दिख रहा, उसके क्या हालात हैं। बांग्लादेश के क्या हालात हैं। और भारत के बारे में जो कहा जा रहा है वो पूरी तरह भ्रामक, तथ्यहीन है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि हिंदुस्तान में जो यूपी के मुख्यमंत्री सीएम आदित्य योगी ने कहा कि भारत में आज तक किसी हिंदू राजा ने अपने धन, वैभव और ताकत से किसी दूसरे राज्य पर आधिपत्य स्थापित नहीं किया। अगर कोई इतिहास में बता दे तो हम मान जाएंगे। ये सनातन है, जो सबसे पुरानी संस्कृति है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जब भगवान राम लंका पहुंच गए और लंका का, रावण का वध हो गया, उसके बाद उसके वैभव और उसको देखकर लक्ष्मण का मन ललचाया, तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, कि हमारे लिए जननी और जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये हिंदू संस्कृति के ऊपर इसीलिए यहां तमाम लोग रह रहे हैं। ये दुनिया को पच नहीं रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आदित्यनाथ ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने, कि अगर 100 हिंदुओं के घर है, उसमें एक मजहबी गैर मजहबी यानी मोमडन है, तो वो अपने तमाम मजहबी क्रियाक्रम आराम से कर सकता है। लेकिन 100 मुसलमानों के घर के बीच में अगर 50 हिंदुओं के घर भी हैं तो वो प्रॉब्लम में है। और जो धुआं उठ रहा है उससे बच के रहने की दरकार है। तो कुल मिलाकर अगर ये बात की जाए कि हमारे यहाँ इस चीज को कभी नहीं देखा जाता। हमारी सनातन संस्कृति में पूरी दुनिया में उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम, ये केवल और केवल सनातनी और हिंदुस्तान के मुल्क में कहा जाता है। और दुनिया की ऐसी कोई मजहब, कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जिसको जरूरत पड़ने पर इस सनातन संस्कृति ने आश्रय नहीं दिया हो। चाहे कोई कंट्री हो, कोई मुल्क हो, कोई उसके धर्म हो। आप देखिए बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति हसीना शेख, वो यहां रह रही है ना। ये बताता है कि हमारी सोच कितनी बड़ी है। तो ये जो इस सनातन संस्कृति का डीएनए है, उसका ऊपर प्रहार है। और वो प्रहार व्यापारिक कारणों से हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, ये जांच का विषय है। या ट्रंप को वो मलाल है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन के लिए उस समय बयान दे दिया था, उनको उसमें भी नहीं बुलाया था, अपने शपथ ग्रहण समारोह में बाद में गए। तो ये तमाम चीजें अगर कड़ी से कड़ी जोड़कर देखी जाए तो कहीं न कहीं, आप चाइना के बारे में टिप्पणी करके देख लीजिए ना। चाइना में अल्पसंख्यकों को दाढ़ी रखने का हक नहीं है। चाइना में खुले में नमाज अदा करने का हक नहीं है। आप चलाकर जो किसी दूसरे देश की जो धार्मिक स्वतंत्रता का माहौल बना हुआ उसको बिगाड़ना, और उसके पीछे एक ही है कि व्यापारिक एजेंडा है। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है।
सबसे ज्यादा कंज्यूमर भारत में 140 करोड़ की आबादी है, और यूएस चाहता है कि वो अपना टैरिफ वार कम कराए, अपना ट्रेड बढ़ाए, और उसके लिए वो तमाम स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से जेलेंस्की को बुलाते हैं और जेलेंस्की के लिए क्या क्या शर्तें रखते हैं। तो ये वर्तमान में जो यूएस का है, कितने वीजा कैंसिल कर दिए हिंदुस्तानियों के, तो ये तमाम चीजें अगर ये कोई स्ट्रेटजी उनकी समझ में भी नहीं आ रही है कि हमारे साथ गौरी शंकर गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक। गौरी शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, बिल्कुल समझना चाहेंगे, कभी तो अमेरिका कहता है कि भारत बहुत अच्छा दोस्त, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कई ऐसी चीजें आई जिसमें अलग ही रूप देखने को मिला, और अब जब ये यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट आई है, ये इससे जबकि कहा जा रहा है कि ये सोची समझी साजिश के तहत ये रिपोर्ट तैयार की गई है, कुछ गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है इस रिपोर्ट में। सर, इस पर क्या मत है आपका? क्यों ऐसा किया जा रहा, क्या एजेंडा है ये? देखिए, सबसे पहले तो इस रिपोर्ट को जो है ना, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ना ठीक नहीं होगा जी, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो पुरानी कमेटी की बनाई हुई है और अब इसको रिलीज किया गया है जी। ये पहली चीज तो ऐसा है कि अमेरिका को किसी ने ये राइट दिया नहीं है कि आप संसार की रिलीजियस फ्रीडम को इवेल्युएट करके और बताते रहें। इन्होंने अपने आप को एक एरोगेट कर लिया ये राइट, और इसके ऊपर इन्होंने 1998 में ये प्रक्रिया शुरू की है। तो इसका उद्देश्य यही है कि ये दूसरे देशों के ऊपर किसी तरह का दबाव बनाए रखा जाए, और भारत एक राइजिंग पावर है, तो उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए इन्होंने ये प्रक्रिया भारत के अगेंस्ट में पीरियोडिकली काम में ली है। ये अभी अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि इस संसार में करीब 50 मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश हैं, जहां माइनॉरिटीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनको या तो खत्म कर दिया गया है या कन्वर्ट कर दिया गया है। और अभी रिसेंटली बांग्लादेश में कितने एंटी हिंदू राइट्स हुए, पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी कम हो चुकी है, और अफगानिस्तान में जो बचे खुचे हिंदू और सिख थे उनको वहां से निकाल दिया गया है। तो उनके अगेंस्ट में कोई इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन नहीं है। इसके अलावा आप ये देखें कि इवन क्रिश्चियनिटी में जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था उसमें यूक्रेन में, उसके अगेंस्ट में कितना अत्याचार यूक्रेन ने किया, उसका कहीं मेंशन नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उसमें तो एक्चुअली अमेरिका ने साथ और दिया था यूक्रेन का। तो ये इनकी बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है। एक तो हमें इन चीजों को बड़ा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी कंट्री के ऊपर रिपोर्ट इश्यू करते हैं तो दूसरी कंट्री बिल्कुल इग्नोर करता है उनको, तो हमको भी इन रिपोर्ट्स को इग्नोर करना चाहिए। इनकी कोई वैलिडिटी नहीं है, और हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसको कोई मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ के जो डीप स्टेट से कनेक्टेड कुछ राइटर्स हैं, कुछ एनजीओज हैं, वो ही इन चीजों को वहां पर रिपोर्ट के रूप में भेजते हैं इन कमेटीज को, और वो कमेटी इनको बेसिस बना के अपनी रिपोर्ट के अंदर इन चीजों को शामिल करती है। तो ये समस्या कुछ हद तक हमारे यहाँ पर है, बल्कि ज्यादा हद तक, क्योंकि हमारे यहाँ के जो एनजीओज हैं, जो फॉरेन फंडेड हैं, जो सोरोस फाउंडेशन जिनको फंड करती थी या यूएस एड जिनको फंड करता था, उन एनजीओ की रिपोर्ट्स और कुछ जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, राइटर्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स को बेसिस बना के ये सब किया जाता है। मैंने तो संसार में 100 से ज्यादा देशों में ट्रेवल किया हुआ है। मैंने संसार में किसी देश में इतनी रिलीजियस फ्रीडम नहीं पाई जितना भारत में है। भारत में सदियों से हर तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं, उनमें आपस में सामंजस्य रहा है। इनफैक्ट ब्रिटिश टाइम में उनमें एक मतभेद पैदा करने की कोशिश की गई, जो अभी तक भी चल रहा है। और ये जो रिपोर्ट्स आती हैं, इनसे आपस में मतभेद पैदा करके और हिंदू मुस्लिम्स को आपस में लड़ाने की कोशिश की जाती है। इस रिपोर्ट में क्रिश्चियनिटी का भी काफी मेंशन है कि ये चर्चेज को डिमोलिश किया, ये किया। ऐसा कोई वास्तविक तथ्य नहीं है कि ऐसा कोई स्टेप भारत में हुआ है, लेकिन ये फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स हैं, और इनका बेसिस जो है वो डीप स्टेट से कनेक्टेड जर्नलिस्ट और एनजीओज हैं, जिनको वो यूज करके अपने रिपोर्ट में लेते हैं। मेरा ये मानना है कि अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद नेक्स्ट ईयर ऐसी रिपोर्ट भारत के अगेंस्ट में नहीं आएगी, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो पुराने साल की रिपोर्ट है, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसमें पावर में नहीं था।
तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है भारत की सभ्यता, संस्कृति और उसकी जड़ों को अच्छी तरह समझेगा और एक ढंग की रिपोर्ट, या तो रिपोर्ट देगा, नहीं या देगा तो एक बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट देगा। जैसे हमारे कुछ लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ तो वासुदेव कुटुंबकम का एक बहुत पुराना वैदिक काल से चला हुआ एक संस्कृति है, जिसमें हम कहते हैं कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वासुदेव कुटुंबकम। मतलब पूरा संसार को हमने एक कुटुंब के तरह माना है। और यहाँ पे जब पर्शियंस को परसिक्यूट किया गया तो वो यहाँ आए। सबसे पहले क्रिश्चियन चर्च इंडिया में आया, यूरोप में नहीं गया, उससे पहले इंडिया में आया। और मुस्लिम्स इंडिया में आए, काफी समय से आए हैं। और भी सभी रिलीजन, ज्यूज इंडिया में सबसे पहले आए। तो सभी रिलीजन्स के लोग इंडिया में आए हैं, रहे हैं, आपस में कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये समस्या इन तत्वों के द्वारा क्रिएट की जाती है। गौरीशंकर जी, एक बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि जब इस तरह की रिपोर्ट हो तो उसे इग्नोर ही करना चाहिए, उसे उतनी वैल्यू नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है, भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसे भी प्रतिबंधित करने की सिफारिश की गई है। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है? इसके पीछे की वजह क्या है? ये जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन था यूएस का, उसका हिस्सा बिल्कुल था। आपको मालूम है, जब निज्जर की हत्या हुई थी कनाडा में, तो वहां के प्रधानमंत्री उस समय ट्रूडो ने कहा था कि हम 5 आईज से देख रहे हैं इसको। तो उस समय अमेरिका उनके साथ मिला हुआ था पूरी तरह से, और बिना किसी तथ्य के। अब उसको करीब 1 साल हो गया उस इवेंट को, और 1 साल में उन्होंने एक भी प्रूफ भारत को नहीं दिया है जिसमें ये प्रूव करता हो कि वो उस हत्या में इंडिया इन्वॉल्व था। तो ये बिल्कुल तथ्यहीन जो क्लेम किए जाते हैं ना, इन चीजों को हमें इग्नोर कंप्लीटली करना पड़ेगा, और इसका कोई तरीका नहीं है जी। भारत जैसे बड़े देश भी अगर कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो इवन छोटे छोटे देश, मैं हंगरी में रहा, बेल्जियम में रहा, ऐसे देश कोई चिंता नहीं करते। दे डोंट इवन बोदर टू रीड अबाउट रिपोर्ट्स वी राइट। तो हमें भी इन चीजों को न पढ़ना चाहिए, न उनको वैल्यू देनी चाहिए, उनको कंप्लीटली इग्नोर करना चाहिए। तभी जाके इन चीजों की उन लोगों को जब आप रिपोर्ट में वैल्यू देते हैं ना, तो उनका पर्पस सिद्ध हो जाता है कि हमें पब्लिसिटी मिल गई, वो चाहते थे यही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अगर आप उनको इग्नोर करेंगे कंप्लीटली, तो उनका पर्पस डिफीट हो जाएगा और फिर दोबारा वो ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। जी बिल्कुल सर। मिथिलेश जी, बहुत अहम बातें गौरीशंकर जी ने भी कही, लेकिन एक अहम सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की रिपोर्ट का असर विदेश नीति पर भी फर्क पड़ सकता है? क्या अमेरिका भारत के रिश्तों पर इसका असर पड़ सकता है, या वाकई में इस तरह की रिपोर्ट आई गई ही होती है? देखिए, ऐसी रिपोर्टों को आधार ही नहीं होती है, क्योंकि आप किसी दूसरे के घर के बारे में टिप्पणी करें, ये किसी को अधिकार नहीं है। भारत एक आजादी का अमृतकाल मना रहा है, 75 साल। उस पीरियड में एक विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस देश में कहा गया हो कि शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हान। यानी जिस मुल्क में इसके लोगों को ये सिखाया जाता हो कि आपकी शरण में कोई आ गया, उसको आप त्यागते लाभ हानि सोचकर, तो पूरी दुनिया में जब हड़पो नीति चल रही है, उस देश में, उस दुनिया में केवल एक मुल्क भारत है जो ये कहता है कि आपको शरणागत की रक्षा करनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट है रॉ के बारे में। रॉ का गठन इंदिरा गांधी ने किया, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जब भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए बांग्लादेश के, तो उस तत्कालीन जो अमेरिका का शासन था, उसके पेट में दर्द हुआ कि भारत कैसे ग्रो कर रहा है। और उस समय से रॉ के पीछे उनकी मानसिकता हुई। और जो खालिस्तानी आंदोलन था, खालिस्तानी आंदोलन का केंद्र कभी अमेरिका हुआ करता था। और जो भिंडरवाला, जो रॉ ने ही आउट किया था कि भिंडरवाला खालिस्तान घोषित करने जा रहा है, और तब भारत की सेनाएं वहां पहुंची और पंजाब को बचाया। उसके बाद ये मूवमेंट कनाडा शिफ्ट हो गया, और कनाडा में कहीं न कहीं रॉ का नाम लेकर उस आंदोलन को जिंदा रखने का प्रयास किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बरसों पुराना जो सिख धर्म की गुण थे, उनके जनता को रूबरू कराया, जिस अंदाज में वो लंगर चखते हैं, जिस अंदाज में उन्होंने बताया कि सिख धर्म का जो संरचना थी वो हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए कही गई थी। एक जो बड़ा बेटा होता था वो सरदार बनता था,
और इस मानसिकता के बाद खालिस्तानी आंदोलन की हवा निकलती नजर आ रही है। तो कहीं न कहीं पिछले जो राष्ट्रपति थे कनाडा के ट्रूडो, उन्होंने उसको खेलने की कोशिश की और कहीं न कहीं उनकी एजेंसियों ने, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सांच को आंच नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में जब हम शरणागत के ऊपर हमला नहीं कर सकते, हमारी हड़पो नीति नहीं है, तो कहीं न कहीं जो सिख तो हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है, उनके लिए ऐसी नेगेटिविटी सोच नहीं होती। तो जो रणधीर जो प्रवक्ता ने कहा है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एनजीओ को फंडिंग हो रही है, आज आजादी के 75 साल बाद भी हमारे मुल्क में जो दीमक है, उस दीमक पर डीडीटी कब छिड़की जाएगी? बिल्कुल, मोदी जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो दीमक जो है, जो इस देश की जड़ों को खोखला कर रहा है, जो यहाँ की संस्कृति पर हमला कर रहा है, उस पर डीडीटी कब छिड़की जाएगी? जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे साथ हाजी नाजिम खान जी भी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। स्वागत है नाजिम जी आपका। यूएससीआईएफ ने ये जो रिपोर्ट दी है कि देश में, भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बुरा बर्ताव किया जाता है, इस रिपोर्ट को लेकर क्या स्टैंड है आपका, क्या कहना चाहेंगे? साथ ही रॉ पर भी को लेकर भी टिप्पणी की है कि उसे खत्म किया जाए। हाँ देखिए जिस तरीके से विदेशी मुल्क हमारे भारत के अंदर ताक झांक कर रहा है, तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा विदेशी मुल्क को कि वो अपनी हैसियत के हिसाब से भारत की तरफ को देखे। उनकी कोई विसात नहीं है भारत के इंटरनल मामलों में घुसने की। देखिए हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, सक्षम है, भारत का संविधान हम लोगों को परमिशन देता है कि हम अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन विदेशी मुल्क जो है एक माइनॉरिटी के नाम पर जिस तरीके से भारत को आंख दिखाने की बात कर रहा है, भारत के खुफिया विभाग को बैन करने की बात कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे भारत सरकार का स्टैंड होना चाहिए कि दो टुक में उनको जवाब दे और ये बताए कि भारत का मुसलमान भारत के अंदर सेफ है। भारत के अंदर देखिए मुसलमान जो है हमारे विचारधारा, उनके विचारधाराओं में तालमेल बेशक ना हो, लेकिन भारत का मुसलमान जब भारत की बात होती है तो भारत के साथ खड़ा हुआ है। और रही बात है कि अमेरिका बार बार जो हमारे भारत की तरफ को आंख दिखाता है, हमारे भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो हम ये कहते हैं भारतीय मुस्लिम होने के नाते कि अमेरिका की कोई हैसियत नहीं है हमारे भारत के आगे। हमारा भारत सक्षम है हर चीज में और हम अपने भारत का सम्मान करते हैं और अल्लाह के रहमो करम से हम अपने भारत की निगाहें हमेशा ऊंची रखने में सक्षम है, कभी भी अपनी भारत की निगाहें नीचे नहीं होने देंगे। और रही बात है कि भारत के अंदर जिस तरीके का माहौल एक अल्पसंख्यक के पैक करा जा रहा, तो ये पूरे देश को पता है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि हमारे अपने देश का इंटरनल मामला है, इसको भारत सरकार, राज्य सरकार निपटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मिनोरिटी पर जिस तरीके से। ठीक है नाजिम साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत का आंतरिक मामला भारत देखेगा, किसी ने किसी देश को हक नहीं दिया है कि आप टिप्पणी करें या कुछ भी आप यहाँ पर कहें, लेकिन जवाब हिंदुस्तान ने भी दिया, भारत की तरफ से भी, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इसे जवाब दिया गया और कहना यह कि ये सिर्फ सोची समझी साजिश। आप भी मानते हैं कि सिर्फ भारत की छवि खराब करने के लिए ही इस तरह से कहा गया? मैं वापस इस पर आपसे जवाब लूं। बीकानेर हाउस का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, सीधी तस्वीरें। हमारे राजस्थान दिवस का सप्ताह के कार्यक्रम लगातार हमारे चल रहे हैं। 25 से 31 तक राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। संयोग की बात यह है कि राजस्थान दिवस जो 30 मार्च 1949 को मनाया गया था, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, और जिस घड़ी में और शुभ अवसर जो था, वही शुभ अवसर रेवती नक्षत्र, इंद्र योग दोबारा से ही ये आया है। और हमने इसके लिए घोषणा की है कि हमेशा राजस्थान दिवस चैत्र प्रतिपदा को ही मनाया जाएगा। और ये हमारे राजस्थान भर में लगातार कार्यक्रम हमारे सप्ताह के चल रहे हैं। आज उसी कड़ी में यहाँ ये कार्यक्रम था। धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी राजस्थान वासियों को और उन सभी प्रवासी भाइयों को जो देश में और दुनिया में जो राजस्थान के भाई रह रहे हैं, उन सभी को भी मैं राजस्थान दिवस की और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज राजीव का के माध्यम से आपने देखा है कि बीकानेर हाउस में जिस तरह से कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। हमारी उन बहनों ने मेहनत करके
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि अगर हमारी महिला सशक्त होगी तो निश्चित रूप से हमारा देश और प्रदेश सशक्त होगा, उसी अवधारणा को लेकर के राजस्थान की बहनें हमारे यहाँ आई हैं और उनमें मन प्रसन्न होता है जो उनकी कहानी मैं सुनता हूँ। आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि उन सभी बहनों की आप कहानी सुनिए, निश्चित रूप से आपको गर्व होगा। एक आज वो कहती हैं मैं गांव से निकल करके, घर से निकल करके आज मैं दिल्ली पहुंची हूँ। राजीव का के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक परिवर्तन लाए हैं 2014 के बाद, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक परिवर्तन है और वो परिवर्तन आपको दिख रहा है। इसलिए आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी यहाँ रुकिए, भोजन करके आप सभी को जाना। इस बार कई यूरोपीय देशों में भी राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के अहम दौरे पर है। बीकानेर हाउस से सीधी तस्वीर आप देख रहे थे, मीडिया से वो मुखातिब हो रहे थे। चलिए रुक करते हैं चर्चा का। हाजिर आजम खान साहब, उस वक्त आपको रोका था, एक कमेंट जरूर चाहेंगे क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। देखिए, मैंने कहा कि हमारे अपने भारत का इंटरनल मामला है। देखिए, हम लोग संविधान के अकॉर्डिंग अपने भारत सरकार से बिल्कुल बात करेंगे कि देखिए जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है और देश के जो माहौल को देखते हुए आज अमेरिका ने जिस तरीके से एंट्री करी है वो हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे भारत पे अगर कोई भी अगर विदेशी ताकत अगर नजर रखता है तो हम दो टुक में उसको जवाब देने के लिए भारत का मुसलमान पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन हमारे भारत के अंदर वो कभी भी एंट्री ना करे विदेशी मुल्क। हमारे भारत की सरकार से हम अपने लिए बात करेंगे, किसी विदेशी मुल्क को हम अपने लिए बात नहीं करने देंगे देश के अंदर। ठीक है, इस मुद्दे पर गौरी शंकर जी एक कमेंट जरूर चाहेंगे, फाइनल कमेंट। ऐसा है कि ये जो इन्होंने जो कहा नाजिम साहब ने कि ये देश का इंटरनल मामला है, किसी भी दूसरे देश को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मेरा ग्लोबल एक्सपीरियंस है और भारत का संविधान और भारत की स्वतंत्रता न्यायपालिका की और प्रेस की इतनी रोबस्ट है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन किसी के अगेंस्ट में होता है तो इमीडिएटली बहुत प्रोमिनेंट रूप से उसको बाहर किया जाता है, पब्लिक डोमेन में आता है। तो इसकी चांसेस बहुत कम है। आप देखिए कि भारत के अंदर 1947 के बाद में एक्चुअली मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ की है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में दोनों जगह 22% से घट के पाकिस्तान में तो सिर्फ 2% रह गई है और बांग्लादेश में 6-7% हिंदू पॉपुलेशन रह गई है और अफगानिस्तान में करीब करीब 0% हो गई है। और भी कई ऐसे देश हैं जहां पे माइनॉरिटीज पे अत्याचार हुए हैं, लेकिन भारत में बिल्कुल भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। हो सकता है कोई आइसोलेटेड एक जगह कोई केस हो गया हो, 2 जगह, लेकिन वो कोई एक नेशनल चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो मैं तो ये मानता हूँ कि भारत में अगर मुस्लिम, ईसाई, जूज बिल्कुल यहाँ पे सुरक्षित है, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं तो आपको कहूंगा कि आप ऑफर देके देख लीजिए भारत के मुसलमानों को, कोई भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहेगा, जबकि वो पाकिस्तान मुस्लिम बिल्कुल। और ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये सभी सेफ है। मिथिलेश जी एक कमेंट जरूर चाहेंगे, 30 सेकंड का वक्त खत्म हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि 2017 के पहले जो यूपी में दंगे होते थे उसमें हिंदू की भी दुकान जलती थी और मुस्लिम की भी दुकान जलती है, लेकिन अब दंगे बंद हो गए। तो कुल मिलाकर सैफुद्दीन सोज का लोकसभा में एक बयान है कि हम सब कन्वर्टेड हैं, लोकसभा में बोले हुए हैं सैफुद्दीन सोज। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो मुस्लिम भाई है ये सब हिंदुस्तानी हैं, इन्होंने ठीक है धर्म बदल लिया, जो भी बात हुई है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क को ऐसी टिप्पणी करने का हकूक कोई नहीं देता कि उनकी, क्योंकि यहाँ अशफाक उल्लाह खान को भी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी पूजा जाता है। तो ये मुल्क अलग मिजाज का है और ये मिजाज उनको पच नहीं रहा है, सारी दुनिया को ये मिजाज पच नहीं रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो गंगा जमुनी तहजीब है वो कायम रहे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद पे भी अभी सौगात दी है, तो ये कैसे पचेगी पूरी दुनिया को। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, इससे पीड़ा हो रही है जी।
चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, यूएसएआईआरएफ की जो रिपोर्ट आई है वो झूठ का पुलिंदा है। हालांकि जवाब विदेश मंत्रालय की तरफ से लेकर दिया गया है। ये सोची समझी साजिश के तहत पक्षपातपूर्ण तरीके से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। लेकिन ये भी सही है, जहां पर अगर ये लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका भारत के रिश्तों में खटास आएगी या दूरी बनेगी, तो ऐसा नहीं, क्योंकि ये पिछली सरकार की, ट्रंप गवर्नमेंट के आने के पहले की यह रिपोर्ट है जिसे अब सार्वजनिक किया गया है। और उम्मीद यही की जा रही है कि अगली बार सच्चाई होगी इस एजेंसी की रिपोर्ट में। हालांकि इस तरह की रिपोर्ट जिसमें सब झूठ हो, उसे भारत एंटरटेन भी नहीं करेगा, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन जवाब इसे लेकर जरूर दिया गया है। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।